आज हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, फिर इसका भौतिक विभाजन वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा है, भारत में विशेष प्रकार की जो कृषि होती है खड़ीन, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखना, खड़ीन का राजस्थान राज्य से, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश से है। फिर ये होती क्या है वगैरह डिटेल से हम जब मरुस्थल पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया कि प्राचीन काल में जैसलमेर में कौन खड़ीन यानी कि जो पालीवाल ब्राह्मण है, इनके द्वारा की जाने वाली कृषि का नाम क्या है? तो इनके द्वारा जो कृषि की जाती थी जैसलमेर में प्राचीन काल में, तो उसको खड़ीन नाम से जाना जाता था। और मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मरूदबिद है, जिसको वैज्ञानिक नाम जीरोफाइट्स भी है। और मावठ के लिए उत्तरदायी क्या है? निम्न में से कौन सा कारण मावठ के लिए उत्तरदायी है? तो मावठ तो जानते हैं, सर्दियों में बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। क्वेश्चन पूछा मावठ के लिए उत्तरदायी क्या है, तो ऑप्शन था एक पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। और एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान में मैक्सिमम किस मृदा का विस्तार है? तो रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी का राजस्थान में सबसे मैक्सिमम विस्तार है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटीसोल मिट्टी किसका वैज्ञानिक नाम है? एंटीसोल। तो रेतीली बलुई मिट्टी को ही हम एंटीसोल मिट्टी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के पहले पूछे गए हैं। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप में राजस्थान का भौतिक विभाजन देखेंगे। राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो राज्य का सबसे पहले सर्वप्रथम भौतिक विभाजन 1968 में, कब? 1968 में। किसके द्वारा? वीसी मिश्रा ने, जिन्हें राज्य को 7 भागों में विभाजित किया था। तो राज्य का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। और कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 7 भागों में विभाजित किया गया। और कब किया गया? तो 1968 में। तो राज्य का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन 1968 में वीसी मिश्रा के ने किया और राज्य को 7 भागों में विभाजित किया। और भौगोलिक दृष्टि से राज्य को 3 नामों से जाना जाता है, एक तो मरु, मेरु और माल। तो मरु इधर वाला, बीच वाला मेरु, और ये माल, ये 3 भौगोलिक दृष्टि से राज्य के 3 नामों से जाना जाता है। फिर उच्चावच या कार्बोनिफेरस युग के आधार पर राज्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ध्यान रखना कौन कौन से 4 भागों में बांटा जाता है। तो एक तो मरुस्थल, फिर ये अरावली, मध्य अरावली, फिर यहाँ पर पूर्वी मैदान, फिर ये हाड़ौती का पठार। ये 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उच्चावच या कार्बोनिफेरस युग के आधार पर राज्य को 4 कौन कौन से भागों में बांटा गया है? मरुस्थल, मध्य अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। फिर हम देखेंगे कि ये चारों क्षेत्र में कितना तो क्षेत्रफल है और वहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो मरुस्थल है, तो इसमें तो 61% क्षेत्र कितना है? 61% है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% राजस्थान की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। फिर ये जो मध्य अरावली है, ये 9% क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में 23% क्षेत्रफल पर ये पूर्वी मैदान फैला हुआ है और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। जो हाड़ौती का पठार है, ये 7% क्षेत्रफल में हाड़ौती का ये पठार है और 11% राजस्थान की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। फिर जो मरुस्थल है, ये टेथिस सागर का अवशेष है। मध्य अरावली ये गोंडवाना लैंड की अवशेष है और पूर्वी का जो मैदान है, ये भी टेथिस सागर का अवशेष है। और हाड़ौती का पठार ये गोंडवाना लैंड का। तो ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार और मध्य अरावली तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है और जो मरुस्थल और पूर्वी मैदान है, ये टेथिस सागर का अवशेष है। अब हम सबसे पहले
उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को देखेंगे। मरुस्थलीय जिले कौन से हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमने जो ये 4 प्रकार से विभाजन किया है, इसमें पहले मरुस्थल का अध्ययन करेंगे, फिर मध्य अरावली, फिर पूर्वी मैदान, फिर हड़ौती पठार को इस प्रकार अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट हम ले रहे हैं मरुस्थल। आज हम केवल मरुस्थल का करेंगे, फिर अगले जो वीडियो होंगे उनमें आगे दूसरे पार्ट पढ़ेंगे। तो मरुस्थल में आज जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी चर्चाएं मरुस्थल के लिए रहेगी, क्योंकि डिटेल से पढ़ेंगे तो आगे ऐसा नहीं हो कि आप विभाजन में विभाजन देखेंगे तो वहाँ पर भूल जाओ। तो हम पढ़ रहे हैं किसको हैं, तो मरुस्थल को पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। मरुस्थलीय जिले कौन से, तो अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं, उनमें से सिरोही को छोड़ दें तो शेष 12 जिले मरुस्थल का विस्तार है। तो कौन कौन से जिले हैं, तो देखो अगर 13 की बात करें तो 13 में तो गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, ये सिरोही को तो छोड़ देना है। फिर ये जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पाली है, यहाँ नागौर, ये बीकानेर, ये 13 जिले हैं जो अरावली के पश्चिम में हैं। और अगर 13 जिलों में सिरोही को छोड़ दें तो ये 12 जिले बचते हैं जो मरुस्थल का विस्तार है। अगर इसरो के अनुसार देखें तो 67% क्षेत्र और 17 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। तो इसरो के अनुसार 67% तो मरुस्थल भाग है और 17 जिलों में मरुस्थल है। तो इसरो ने 4 जिले कौन कौन से शामिल किए, एक तो अलवर को, जयपुर को, अजमेर को, राजसमंद को, और ये जो 12 जिले तो ये थे ही थे पश्चिम में अरावली के, और एक सिरोही को भी शामिल करके ये 17 जिले बताए हैं इसरो ने। इसरो के अनुसार 17 जिलों में मरुस्थल है। फिर मरुस्थल की विशेषता, मरुस्थल की विशेषता एक तो पहले मरुस्थल का क्षेत्रफल ध्यान रखना है, कितना है, 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो मरुस्थल का क्षेत्रफल है। मरुस्थल किसका विस्तार है, तो मरुस्थल ग्रेट पेलिया आर्केटिक मरुस्थल का विस्तार है। तो ग्रेट पेलिया आर्केटिक मरुस्थल का विस्तार है। फिर मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, और आरबीसी की बुक में ध्यान रखना 160 किलोमीटर दे रखा है। मरुस्थल में मानव जाति का आगमन किस काल से माना जाता है, तो पेलायोस्टोसिन काल से माना जाता है। और मरुस्थल ये पहले समुंदर तक, यानी कि समुंदर फैला हुआ था, तो ये किस काल की बात है, तो क्रिटेशियस, जैरसीड और इयोसीन काल में मरुस्थल तक समुंदर फैला हुआ था। मरुस्थल में जो 1000 से 4000 ईसा पूर्व की देन है, जो मरुस्थल है ये कब है, 4000 से 4000 ईसा पूर्व की देन है। फिर भारत और पाकिस्तान में फैले हुए मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। भारत और पाकिस्तान में फैले हुए मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में तो इसको चोलिस्तान और राजस्थान में इसको रेगिस्तान कहते हैं। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान और चोलिस्तान और थार का मरुस्थल। फिर थार का मरुस्थल नवीन मरुस्थल है, इसको युवा मरुस्थल भी कहते हैं, इसको मानवीकृत मरुस्थल भी कहते हैं, इसको उष्ण मरुस्थल भी कहते हैं, और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से निर्मित माना जाता है। तो इनके उपनाम ध्यान रखना। थार का जो मरुस्थल है इसको किस किस नाम से जानते हैं, एक तो नवीन मरुस्थल, नवीन यानी कि युवा मरुस्थल, एक मानवीकृत मरुस्थल, एक उष्ण मरुस्थल, और ये जो इसका निर्मित किससे हुआ है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से। इसका निर्माण किससे हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से निर्मित माना जाता है। फिर थार के मरुस्थल को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रुक्स प्रदेश कहा है। तो रुक्स प्रदेश किसको कहा जाता है, थार के मरुस्थल को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 103 व्यक्ति रहते हैं। मरुस्थल को आगे बढ़ मरुस्थल का जो आगे बढ़ना, मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मरुस्थल को आगे बढ़ना क्या कहलाता है, तो मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, मरुस्थल का मार्च क्या होता है, मरुस्थल का आगे बढ़ना।
मरुस्थल का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार देखें तो 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये मरुस्थल फैला हुआ है। तो ये अक्षांश विस्तार और देशांती विस्तार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब राजस्थान भारत का तो लगभग सबको याद हो गया है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है। फिर मरुस्थल की ढाल किधर है, मरुस्थल की ढाल अगर ये हम नक्शा माने राजस्थान का, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो उत्तर पूर्व से किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो मरुस्थल की ढाल ध्यान रखना, तो उत्तर किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, और उत्तर पूर्व का जो उच्च भाग है उसको हम थल्ली कहते हैं, दक्षिण पश्चिम का जो निम्न भाग है उसको तल्ली कहते हैं। तो थल्ली और तल्ली क्या है, उत्तर पूर्व का उच्च भाग थल्ली कहलाता है, जो दक्षिण पश्चिम का निम्न भाग है वो तल्ली कहलाता है। मरुस्थल में मिट्टी, तो मरुस्थल में मिट्टी रेतीली, बलुई और मोटे कण की होती है, जिसको एरिडोसेल या एंटीसोल या एरिडीसोल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, मरुस्थल में मिट्टी कौन सी है, रेतीली, बलुई और मोटे कण वाली है, जिनको एरिडोसेल्स, एंटीसोल और एरिडीसोल कहा जाता है। फिर धोरे धोरे या दरियन क्या है, मरुस्थल में पाए जाने वाले रेत के टीलों को धोरे या दरियल कहते हैं। मरुस्थल में जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल तो कितना है, 58.50% तो युक्त है, और बालुकाओं स्तूपों से मुक्त क्षेत्रफल कितना है, तो 41.50 है। ये प्रतिशत ध्यान रखना, पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फिर जो टीले होते हैं, टीलों के प्रकार और कौन से टीले किस प्रकार के होते हैं, तो ये देखेंगे। तो पहला तो अनुदैर्ध्य टीले, अनुदैर्ध्य टीले कौन से होते हैं, जो हवा के समांतर में बनते हैं टीले, उनको अनुदैर्ध्य टीले कहते हैं। इनको रेखीय पवनाकृतिक भी कहते हैं, रेखीय पवनावर्ती टीले भी कहते हैं। तो देखो, अगर इधर पवन चल रही है और टीले का निर्माण ही इसी दिशा में हो रहा है, तो इन टीलों को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य, यानी कि पवन के समांतर। फिर जो इस प्रकार के टीले हैं, ये पाकिस्तान की सीमा के सारे पाए जाते हैं। फिर अनुप्रस्थ टीले क्या होते हैं, हवा के समकोण पर बनने वाले टीले को हम अनुप्रस्थ टीले कहते हैं। जैसे मान लो हवा इधर इधर चल रही है और टीले इस प्रकार बन रहे हैं, तो ये इसका बीच का एंगल है 90 डिग्री है, यानी कि हवा के समकोण में बनने वाले टीले अनुप्रस्थ टीले कहलाते हैं। और इस प्रकार के टीले कहाँ बनते हैं, अरावली के समांतर, एक तो अरावली के समांतर बनते हैं, और एक शेखावाटी प्रदेशों में बनने की संभावना सर्वाधिक यानी मैक्सिमम होती है। फिर तारा बालू का स्तूप, ये तारे के आकृति के जो समान टीले बनते हैं उनको तारा का बालू का स्तूप कहा जाता है। ये तारा बालू का स्तूप कहाँ कहाँ बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना, एक तो पोखरण जैसलमेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरत गंगानगर में। तो दो तो जैसलमेर के स्थान है, पोखरण और मोहनगढ़ याद रखना, ये कहाँ है, जैसलमेर में। यहाँ पर तारा बालू का स्तूप बनते हैं, और सूरतगढ़ गंगानगर, ये तीन स्थान इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। फिर शीप, एक भुजा वाले टीले को क्या कहते हैं, शीप कहते हैं। फिर शब्बर काफिज क्या होता है, झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीले को क्या कहते हैं, शब्बर काफिज कहते हैं। तो शब्बर काफिज क्या होते हैं, तो झाड़ियों के पीछे जो टीले बनते हैं उनको शब्बर काफिज कहते हैं। और जोधपुर जिले में सभी प्रकार के टीले देखे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के जो हमने पढ़े टीले वो देखे जा सकते हैं, तो वो जोधपुर जिले में देखा जा सकता है। राज्य में सामान्यतः 10 से 20 मीटर ऊंचाई के टीले पाए जाते हैं। कितने, 10 से 20 मीटर की ऊंचाई के टीले पाए जाते हैं, और अधिकतम 60 मीटर ऊंचाई के टीले देखे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी ऊंचाई टीलों की 10 से 20 मीटर और अधिकतम 60 मीटर। तिल्ले तल्ली या मेरा हुआ क्या होता है, दो टीलों के बीच में जो पाई जाने वाली निम्न भूमि होती है उसको तल्ली या मरहो कहते हैं। टाट या डांड क्या होता है,
टीलों के बीच में पाई जाने वाली निम्न भूमि में अगर वर्षा का जल भर जाने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? टाट कहलाती है। रन क्या होता है? अस्थायी झीलों में वर्षा का जो जल है जब सूखने लगता है तो शेष जो बची हुई दलदली भूमि है उसको रन कहते हैं। तो रन क्या होता है कि कोई अस्थायी झीलें हैं जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित हो गया है, जब वो सूखने लगती है, सूख जाती है, तो शेष बची दलदली भूमि क्या कहलाती है? रन कहलाती है। फिर राज्य में प्रमुख रण क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो पोखरण रण क्षेत्र जो कहाँ है? जैसलमेर में। एक झाकरी रण क्षेत्र जैसलमेर में। बर्मन बर्मसर रण क्षेत्र जैसलमेर में। 3 तो जैसलमेर में। बाप जोधपुर में। थोब बाड़मेर में। 2 चूरू में कौन कौन से हैं? पडियारा और ताल छापर रण क्षेत्र। तो ये रण क्षेत्र आपसे पूछेगा कि किस जिले में है, तो जिले का ध्यान रखना। फिर जल संरक्षण, राजस्थान की जो रजत बूंद पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये जल संरक्षण से संबंधित अब हम आगे पाठ पढ़ेंगे। मरुस्थल की बातें चल रही है, ये ध्यान रखना। आज हम केवल मरुस्थल का ही अध्ययन करेंगे, उस फर्स्ट पार्ट का ही, फिर आगे के 3 पार्ट आगे की वीडियो में देखेंगे। तो राजस्थान की रजत बूंद पुस्तक के लेखक कौन है? अनूप मिश्र हैं। तो हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगोर क्या होता है? तो आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण आगोर कहलाता है। और आंगन के पानी का संरक्षण टांके में किया जाता है। टांके का जो मुंह होता है इसको इड्डू या सुराख कहते हैं। तो एक तो इड्डू या सुराख क्या है, एक टांका क्या है? टांका तो आपने नाम सुना होगा। नाडी नाडी क्या होती है? दैनिक आवश्यकताओं और पशुओं के लिए किया गया जल संरक्षण नाडी कहलाता है। संभवतः ये राज्य में प्रथम नाडी का निर्माण किसने करवाया? तो प्रथम नाडी का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। तो ये ध्यान रख लेना। नाडी तो वैसे सभी जानते हो, हर गांव में नाडी होती है जहाँ पर पशुओं को पानी पिलाया जाता है। पहले यहाँ से पानी लाके लोग पानी भी पीते थे। आजकल यहाँ से तो पानी नहीं पीते हैं लेकिन पशुओं को पानी पिलाते हैं। और ये सबसे पहले नाडी बनाने वाले कौन थे? तो राव जोधा थे। फिर टोबा क्या है? यदि नाडी को खोदकर गहरा कर दिया जाए तो उसको टोबा कह देंगे। खडीन क्या है? कृषि कार्य करने के लिए किया गया जल संरक्षण खडीन कहलाता है। इन झीलों में पानी सूख जाने पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? खडीन कृषि कहते हैं। तो ध्यान रखना, खडीन क्या है? कृषि कार्य करने के लिए किया गया जल संरक्षण खडीन। और इन झीलों में अगर पानी सूख जाता है तो यहाँ पर कृषि करने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? खडीन कृषि कहते हैं। और राज्य में खडीन प्रकार की झीलें बनाने की परंपरा जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा प्रारंभ की गई। तो प्राचीन काल में जो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे ये खडीन कृषि कहते थे। और टैक्स कितना देते थे? ये 1/4। फिर बेरी क्या होती है? मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कुएं बेरी कहलाते हैं। और ये मैक्सिमम पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में बेरी ज़्यादा है। बावड़ी ये क्या होता है? सीढ़ीदार कुएं को बावड़ी कहते हैं। काफ़ी आपने देखे होंगे, बावड़ियाँ पड़ी होगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक चौकोर या गोलाकार होता है, वहाँ पर खड्डा टाइप का होता है काफ़ी गहराई में, जिसमें सीढ़ियाँ लगी होती है जिससे हम वहाँ नीचे तक जा सकते हैं। तो सीढ़ीदार कुएं क्या कहलाते हैं? बावड़ी कहलाते हैं। हौज क्या होता है? मरुस्थल में जल संरक्षण के लिए खोदे गए गड्ढे हौज कहलाते हैं। गजलर क्या होता है? मरुस्थल में छिद्र द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से मरुस्थल में छिद्र द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण क्या कहलाता है? गजलर कहलाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संरक्षण, ये क्या है? वर्षा के जल को छतों से पाइपलाइन के माध्यम से नीचे उतारकर भूमिगत करना रेन वाटर हार्विंग कहलाता है। और सरकार ने 300 मीटर 300 मीटर स्क्वायर जो सरकारी आवास है या सरकारी भवन है वहाँ पर अनिवार्य रूप से इस प्रणाली को लागू किया। तो ये प्रणाली 300 मीटर स्क्वायर से बड़े राजकीय भवनों पर अनिवार्य है। मदार क्या होता है? जल भराव के लिए निश्चित की गई सीमा मदार कहलाती है।
नहट्टा क्या होता है? अतिरिक्त जल निकासी के लिए रखा गया स्थान नहट्टा। नहट्टा क्या होता है? जैसे मान लो कोई टैंक वगैरह बनने वाला है तो उसको अतिरिक्त जल को निकासी के लिए जो स्थान रखा जाता है उसको नहट्टा कहते हैं। मरुस्थल के प्रकार, तो उच्चावच के आधार पर तो मरुस्थल को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला तो महान मरुस्थल, दूसरा प्रकार है महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल। फिर इनके जो महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल, इनके बीच के जो मरुस्थल है उसको चट्टानी मरुस्थल कहते हैं, और लघु मरुस्थल के नीचे का पार्ट है उसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से? महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल और लघु मरुस्थल, और फिर नीचे अर्ध शुष्क मरुस्थल। बनावट के आधार पर मरुस्थल के प्रकार तो इर्ग, हमाद और रेंग, ये 3 प्रकार होते हैं। ईग तो सभी मरुस्थलीय जिलों में है। हमाद, हमाद ध्यान रखना, हमाद टाइप का जो मरुस्थल है ये जैसलमेर, नाकोड़ा पर्वत, बाड़मेर जहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा, सुंडा माता, जालोर, लोहागरल की पहाड़ियाँ, झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर। तो यहाँ पर कौन सा है? हमाद मरुस्थल है। और रेंग, रेंग कहाँ कहाँ है? तो किस किस जिले में? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, यहाँ पर रेंग टाइप का मरुस्थल है। और जो इरग मरुस्थल है ये रेतीला मरुस्थल होता है जो सभी मरुस्थलीय जिलों में है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो जैसलमेर है, जैसलमेर जिले में जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती है। किस काल की? जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? लाटी सीरीज कहते हैं। तो लाटी सीरीज क्या है? तो जैसलमेर जिले में जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती है जिसको लाटी सीरीज कहते हैं, जिसमें पानी के अथाह भंडार पाए जाते हैं, पानी के अथाह भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे भूजल गर्भ पट्टी का भी कहते हैं। तो ये हमने देखा था जैसलमेर का जो जैसरीफ जो जुरेसिक काल की जो चट्टान पाई जाती है उसको लाटीसीज, और यहाँ पर जल का क्या है? अथाह भंडार है। इस क्षेत्र में सेवण घास व गोडवाण पक्षी भी पाए जाते हैं। तो सेवण घास और गोडवाण पक्षी भी पाए जाते हैं। मरुस्थल में औषधि चट्टानें पाई जाती है जिसमें खनिज तेल और पेट्रोलियम के भंडार है। कौन सी चट्टानों में? औषधि चट्टानों में। औषधि चट्टानों में खनिज तेल और पेट्रोलियम के क्या है? भंडार है। तो ये ध्यान रखना। फिर वर्षा के आधार पर मरुस्थल के प्रकार, तो वर्षा के आधार पर भी हम मरुस्थल को कितने भागों में बांटते हैं? वर्षा के आधार पर हम मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं। ये जो 25 डिग्री ये 25 डिग्री नहीं, 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल देखते हैं पहले। यहाँ पर बारिश कितनी होती है, वर्षा कितनी होती है? 0 से 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो जो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा है ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क वाला 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पर बालसन यानी कि पलाया, शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली अल्पकालीन जिले को हम क्या कहते हैं? पलाया या बालसन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पलाया या बालसन क्या है? तो शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली अल्पकालीन झीलें पलाया या बालसन कहलाती है। और ये सर्वाधिक कहाँ होती है? तो जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ? तो जैसलमेर में। एक ध्यान रखना, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है तो ये पोखरण जैसलमेर, फलौदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर। तो ये क्या है क्षेत्र? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये ऊपर हमने चर्चा की थी बालू का मुक्त और युक्त की। समगांव जैसलमेर ऐसा गांव है जहाँ पर वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो समगांव जैसलमेर कैसा है? यहाँ पर वनस्पति नहीं है, तो वनस्पति विहीन क्षेत्र है। यहाँ व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखना। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है?
25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और इसके भी 4 भाग में विभाजित किया जा सकता है। 4 भाग कौन कौन सा? तो एक तो घग्गर का मैदान, एक शेखावाटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र, एक नागौर की उच्च भूमि, एक लूणी बेसिन इन गोंडवाना वाला। घग्गर के मैदान में तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को शामिल करेंगे। शेखावाटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर को। और जो नागौर की उच्च भूमि है इसको नागौर शामिल होगा इसमें। और जो लूणी बेसिन है इसमें जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, ये 5 जिले शामिल होते हैं। फिर हम इसका देखेंगे अध्ययन। तो ध्यान रखना, ये मरुस्थली पढ़ रहे हैं, मरुस्थल में हमने कुछ पाठ पढ़े हैं, उनमें डिटेल से चल रहे हैं। घग्गर का मैदान, तो घग्गर के मैदान में बग्गी किसको कहते हैं? तो बग्गी क्या है? घग्गर नदी का जो मैदान है उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो बग्गी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, बग्गी। नाली क्या है? घग्गर नदी के पाट यानी किनारों को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। हकरा क्या है? घग्गर नदी के पाट को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। तो पाकिस्तान वाले पाट को हकरा कहते हैं, हम पाट को नाली कहते हैं। और घग्गर नदी का मैदान राजस्थान में बग्गी कहलाता है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी होती है? तो भूरी मटिया दोमट मिट्टी होती है। और कृषि विभाग के अनुसार रेवेनिया यानी कि रेवेरिना और रोजेक्स, कौन कौन सी मिट्टी? रेवेरिना और रोजेक्स मिट्टी किसके अनुसार? कृषि विभाग के अनुसार। फिर सेम की समस्या यहाँ पर है। तो सेम की समस्या क्या होती है? जल प्लावनता के कारण भूमि दलदली हो जाती है और दलदली भूमि के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को हम सेम की समस्या कहते हैं। सेम प्रभावित क्षेत्र बड़ोपल, हनुमानगढ़, गंगानगर। और इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर किट जो रावतसर शाखा है, इसमें सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। इसका समाधान क्या है सेम की समस्या का? एक तो सफेदा यानी कि यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाए, जिप्सम की खाद डाली जाए। और ये यहाँ पर अभी नीदरलैंड जो देश है इसके सहयोग से इंडो डच जल निकासी पद्धति के द्वारा जल निकासी की योजना चलाई गई है। तो जल निकासी की एक तो योजना, एक ये जिप्सम खाद डाला जाए, ये तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और ये पौधे कौन से लगाए जाए? सफेदा यानी कि यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाए। फिर शेखावाटी अंतरपराई क्षेत्र, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर इसमें शामिल है। तोरावाटी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, तोरावाटी क्या है? कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को हम तोरावाटी यानी कि जो सीकर और झुंझुनू जहाँ पर कांतली नदी है कि इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तोरावाटी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, तोरावाटी में सीकर, झुंझुनू शामिल होते हैं। और ये कौन सा अपवाह क्षेत्र है? कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। फिर जोड़ क्या है? शेखावाटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक कुएं जोड़ कहलाते हैं। बेरा क्या है? ढूंढाड़ क्षेत्र यानी जयपुर दौसा में पाए जाने वाले कुएं बेरा कहलाते हैं। सेजा क्या है? मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं सेजा कहलाते हैं। बीड़ क्या है? शेखावाटी पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। नागौर की उच्च भूमि नागौर जिले में है और यहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है जिसके कारण फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो फ्लोरोसिस नामक रोग ध्यान रखना किससे होता है? फ्लोराइड से होता है। और फ्लोराइड युक्त जल कहाँ है? नागौर में है। इस रोग के लक्षण क्या है? दांत पीले पड़ना, हड्डियों में कुबड़ निकल जाती है वृद्धावस्था में। तो इस टाइप है। कुबड़ पट्टी किसे कहा जाता है? जिसको बांका पट्टी भी कहते हैं और कुबड़ पट्टी। तो अजमेर को स्पर्श करते हुए नागौर में जायल क्षेत्र यानी कुबड़पन की समस्याएं यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी कहते हैं। तो अजमेर के स्पर्श करते हुए नागौर जायल क्षेत्र
जो कुबड़पन की समस्या जहाँ पर मैक्सिमम पाई जाती है उसको हम कुबड़ पट्टी कहते हैं। हरे कबूतर, हरे कबूतर एक तो कुबड़ पट्टी क्षेत्र में और सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है हरे कबूतर का। जापान के सहयोग से नागौर जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जायका परियोजना संचालित है। तो जायका परियोजना कहाँ संचालित है, यानी नागौर जिले में, और किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से, और इसका उद्देश्य क्या है, शुद्ध जल उपलब्ध करवाना। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना ये। फिर पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिर चौथा, लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश, बाड़मेर जालोर जिलों में सबसे कम उच्चावच पाए जाते हैं। बालोतरा बाड़मेर लूनी नदी के तल से निचला स्थान है। जो बालोतरा बाड़मेर है, ये लूनी नदी के तल से निचला स्थान है, यानी कि हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के तल से निचला स्थान है। तो ये ध्यान रखना दो कौन से स्थान है। फिर रेल या नेड़ा क्या होता है, बाड़मेर जालोर जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेल या नेड़ा कहते हैं। तो रेल और नेड़ा किसे कहते हैं, बाड़मेर जालोर जिलों में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कहाँ पर कहा जाता है, एक तो बाड़मेर और एक जालोर, इन जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रेल या नेड़ा, रेल या क्या कहा जाता है, नेड़ा कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, डूंगरपुर को कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को। ये तो किसी ने से एक्स्ट्रा थे। फिर अब मरुस्थल के विविध तथ्यों के लास्ट में, एंड में, इन विविध तथ्यों को देखेंगे। सबसे गर्म जिला कौन सा, तो चूरू। सबसे ठंडा जिला कौन सा, तो चूरू। तो सबसे गर्म भी चूरू, सबसे ठंडा भी चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला तो चूरू है, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं हो तो डूंगरपुर कर देना, दोनों हो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, और सर्व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला भी बांसवाड़ा डूंगरपुर है। ध्यान रखना, न्यूनतम वार्षिक तापांतर की बात करें चाहे न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ, तो चूरू में, और वार्षिक जो ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ, तो ये जैसलमेर में। सबसे ठंडा सबसे गर्म चूरू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर सर्वाधिक वर्षा दर वाला जिला कौन सा है, वाष्पन दर वाला। सबसे ज़्यादा वाष्पन यानी वाष्पन दर वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, ये ध्यान रखना। न्यूनतम वाष्पन दर वाला, न्यूनतम वाष्पन दर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। पीवणा क्या है, मरुस्थल में पाए जाने वाला जहरीला सर्प क्या कहलाता है, पीवणा कहलाता है। मरुस्थल में वनस्पति कौन सी है, मरूदबिद, जिसको जीरोफाइट्स कहते हैं वैज्ञानिक नाम। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर है। यहाँ पर माना जाता है कि 27 दिन तक आंधियाँ चलती है ये। फिर न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़, यहाँ पर 3 दिन माना जाता है। थार का घड़ा किसको कहते हैं, चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का घड़ा कहते हैं। थार का मरु उद्यान कोलायत झील बीकानेर। मरुस्थल का गुलाब किसे कहते हैं, तो मरुस्थल का गुलाब किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। मरुस्थल का गुलाब किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं, ध्यान रखना, रेगिस्तान का जलमहल बेटाडू का कुआं बाड़मेर। जो रेगिस्तान का जलमहल है ये कौन है, बेटाडू का कुआं बाड़मेर। 1947 में रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं, पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मरुस्थल का मरु जिला किसे कहते हैं, तो बाड़मेर को। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर का। और मरुस्थल का मरु जिला कौन सा है, तो बाड़मेर। तो ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, जिनको आप स्पष्ट से बार बार देखना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है ही है,
ठीक है। फिर इनशेल बर्ग मरुस्थल में सीधी खड़ी ढाल नुमा चट्टानें क्या कहलाती है? इनशेल बर्ग कहलाती है। मरुस्थल में सीधी खड़ी ढाल नुमा संरचना क्या कहलाती है? इनशेल बर्ग कहलाती है। अगर इनके चारों तरफ वर्षा का जल भर जाने के कारण इनको द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है। फिर जो इसका सेकंड भाग है मध्य अरावली, ये कल आगे के वीडियो में देखेंगे।